तो न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसके पहले जो मैंने कहा गामा डीके। तो कल हमने पढ़ा था अल्फा डीके के बारे में और बीटा डीके के बारे में। कुछ कुछ सिमिलर डीके प्रोसेस होने वाला है गामा डीके का। इसमें से एक गामा इमिशंस बाहर निकल रहा होगा, और बाकी जो हमने रिएक्शन पढ़े थे एक्स वाई और गामा का, जो कि हमारा पेरेंट डॉटर और एलिमेंट रिलीज होता था, वो सब कुछ सेम रहने वाला है। उसी पैटर्न पे फॉलो होगा कि जेड को जेड से बैलेंस करेंगे, ए को ए से बैलेंस करेंगे आरएचएस और एलएचएस साइड में, और वैसे ही रिएक्शन लिखेंगे। Similar to an atom, nucleus also have certain energy levels and nucleons occupy them. After alpha decay or beta decay, daughter nucleus may be in excited state and return to ground state by emitting photons of higher energy called gamma photons. तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि जो गामा डीके है वो क्या है, एक्चुअल में एनर्जी ही है, एनर्जी लेवल्स है। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे एटम्स में कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, एटम्स के हमने एनर्जी लेवल्स पढ़े थे एटॉमिक चैप्टर में, आपको पढ़ाया गया होगा केमिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे बताया जाता है कि एटम में जो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है हमारा, उसमें एन की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी लेवल्स बनते हैं। कुछ सिमिलर सिमिलर सा एनर्जी लेवल न्यूक्लियस में भी होता है। तो ये जो एनर्जी लेवल्स है ना, इसको कौन ऑक्यूपाई करते हैं? एटम्स के केस में वहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते थे हमारे पास, जो चेंज कर रहे होते थे चीजों को। यहाँ के केस में हमारे पास न्यूक्लियॉन्स होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर फोटॉन्स, सॉरी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो इन एनर्जी लेवल्स पे यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियॉन्स ऑक्यूपाई देम। अच्छा, फिर क्या होता है जब सपोज करो मेरा अल्फा डीके और बीटा डीके हुआ है ना, तो इस अल्फा डीके और बीटा डीके के प्रोसेस में जो डॉटर न्यूक्लियस होता है वो कभी कभी एक्साइटेड स्टेट में रह जाता है। एक्साइटेड स्टेट में कैसे रहेगा? मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डीके होता है वो किस तरीके से होता है, हम एक स्टेबल न्यूक्लियाई को पहले अनस्टेबल बनाते हैं और तब उसको डीके करवाते हैं। तो जब अल्फा डीके और बीटा डीके के केस में, जब जो मेरा पेरेंट एक्स एटम है वो अनस्टेबल है, उसने कुछ रिलीज किया, तो उसका जो डॉटर बनता है ना वाई, वो कई बार अनस्टेबल रह जाता है। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक्चुअल में वो गामा इमिशंस को रिलीज करता है। मतलब कि गामा इमिशंस जो होते हैं वो कभी भी इंडिविजुअली नहीं हो रहे होते हैं, वो अल्फा डीके और बीटा डीके के प्रोसेस के साथ हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं, सपोज करो ये मेरा एक एक्स एटम था, ठीक है, ये मेरा पेरेंट एटम था, इसने गामा में डिके करवाया, ठीक है, ये सपोज ये जेड ए एक्स था, इसने गामा में डिके कराया और इसने एक अल्फा डिके कराया, तो यहां से मेरा निकल गया He2 4। जब He2 4 निकला तो यहाँ पे जानते हैं हम लोग ए Z-2 हो जाएगा, यहाँ पे A-4 हो जाएगा, ठीक है, शॉर्टेड है यहाँ तक। अब ये तो मैंने एक जनरल केस लिया। रियलिटी में क्या देखा गया ना, कि ये जो मेरा डॉटर न्यूक्लियस था, ये जो मेरा डॉटर न्यूक्लियस था, ये अनस्टेबल था। अनस्टेबल था मतलब, अनस्टेबल को हम शो करते हैं, ये y है, Z-2 A-4, ऐसे स्टार बना देते हैं ऊपर। ये स्टार डिनोट करता है अनस्टेबिलिटी को। जो मेरा स्टार है ये बताता है अनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो हमने अनस्टेबिलिटी बताई। अब क्या हुआ कि इस प्रोसेस के बाद जो मेरा वाई डॉटर एटम, डॉटर न्यूक्लियस था, वो क्या रह गया? अनस्टेबल रह गया। अब ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करेगा? तो ये गामा इमिशंस को रिलीज करेगा। मतलब कि गामा के अंदर एक्चुअली में मैंने क्या बताया, क्या है? एनर्जी है। तो अनस्टेबल का मतलब क्या है? इसके पास ज्यादा एनर्जी चली गई है और ये गामा के फॉर्म में कुछ एनर्जी अपनी लूज कर रहा है ताकि एनर्जी कम करके स्टेबल हो सके। सिमिलर सिमिलर सा चीज आपको याद होगा एटम में होता था कि जो हमारे एनर्जी लेवल्स होते थे, एन एन एन, ये हमारा होता था N = 1 2 3 4। अगर कोई एटम यहाँ पहुंच गया है तो वो कुछ एमिशंस रिलीज करके वापस ग्राउंड स्टेट पे आता था। यहाँ से वो मान लीजिए कुछ एनर्जी लिया, हाईएस्ट स्टेट में पहुंच गया और फिर कुछ एनर्जी को रिलीज करके वापस ग्राउंड स्टेट में आता था। सिमिलर सिमिलर सा यहाँ भी हो रहा है न्यूक्लियस में भी। अल्फा डिके या बीटा डिके परफॉर्म हुआ, उसके बाद वो चला गया हाई स्टेट में। हाई स्टेट से लो स्टेट में आने के लिए उसने क्या किया? गामा को रिलीज किया। तो ये रिएक्शन मेरा कैसे आगे बढ़ेगा? ये वाई का वाई रह जाएगा, ये Z-2 ही होगा, ये A-4 ही होगा, ये स्टार हट जाएगा, प्लस यहाँ पे हम लिख देंगे गामा। यानी कि गामा एमिशंस को रिलीज करने के बाद ये मेरा स्टेबल हो गया। तो गामा एमिशंस कभी भी अकेले नहीं होते हैं, क्या होते हैं? हमेशा अल्फा डिके या बीटा डिके के बाद होते हैं, उसके साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। और दूसरी चीज, इसमें कोई मास या
एटॉमिक नंबर का चेंज नहीं होता है, ये बस क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जहां पे जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो अपनी एनर्जी को लूज करता है ताकि वो अनस्टेबल से स्टेबल बन सके, गामा फोटॉन्स के रूप में एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, अब इसका इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ गामा डी क्या होगा? तो ये देखो, ये स्टार, ये मेरा जो एटम है, सॉरी जो न्यूक्लियाई है, ये स्टार मार्क से यहाँ दिखा रहा है कि ये अनस्टेबल है। ये स्टेबल कैसे हो गया? इसने गामा को रिलीज कर दिया, जो कि मैंने आपको बताया था पीछे वाले एग्जाम्पल में। यहाँ पे ये स्टार मार्क से, ये स्टार मार्क क्या दिखाता है? आपकी अनस्टेबिलिटी को दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे ये अनस्टेबल था मेरे पास, इसने गामा रिलीज किया और अब ये स्टेबल बन गया है। ठीक है, गामा एमिशंस डोंट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, बिल्कुल स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। क्यों चेंज नहीं करते हैं? क्योंकि ना मास का चेंज होता है, ना एटॉमिक नंबर का चेंज होता है, ना चार्ज का चेंज होता है। इसकी वजह से कोई स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते। नो चेंज इन जेड एंड ए, जब किसी चीज का चेंज हो ही नहीं रहा है तो स्ट्रक्चर चेंज कैसे करेगा? अगर मैं अपने बक्से में से, मैंने आपको क्या समझाया था बक्से वाले एग्जाम्पल में, कि जो मेरा ये बक्सा होता था, इसमें बहुत सारे सामान होते थे। मैंने 5 kg का एक बॉक्स निकाला था, तब तो ये एक दूसरा चीज बना था, और प्लस 5 kg। जब मैं यहां से कुछ निकालूंगा ही नहीं तो वो तो एज इट इज रह जाएगा ना, एज इट इज। बस यही गामा में होता है। गामा में हम जब कोई वेट निकाल ही नहीं रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज कैसे करेगा? तो वो एज इट इज स्ट्रक्चर रह जाता है। बस क्या होता है, अनस्टेबल से स्टेबल बन जाता है एनर्जी को लूज करके। चलिए, गामा डीके समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। गामा डीके में अल्फा बीटा डीके से कैसे डिफरेंट होता है गामा डीके, क्लियर है एकदम? चलो, बढ़िया बढ़िया। अब आते हैं कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं जो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम आने वाले हैं। क्या क्या है की पॉइंट्स? तो पहले देखते हैं बीटा डीके के बारे में। इन बीटा डीके आइदर एन इलेक्ट्रॉन और अ पॉजिट्रॉन इज इमिटेड बाय अ न्यूक्लियस अलोंग विद एन एंटी न्यूट्रिनो और अ न्यूट्रिनो। तो ये तो हम लोग देखे ही थे अपने एग्जांपल्स में। तो इस चीज को याद रखना है कि बीटा डीके में एक या तो इलेक्ट्रॉन निकलता है या क्या निकलता है, एक पॉजिट्रॉन। और ये कब कब केस में होता है? इसका केसेस क्या थे कि अगर आपका बीटा माइनस डीके होता था तो इलेक्ट्रॉन निकलता था, और अगर आपका बीटा प्लस डीके होता था तो पॉजिट्रॉन निकलता था। इसके साथ साथ इन एडिशन क्या निकलता था? बीटा माइनस डीके में आपका एंटी न्यूट्रिनो निकलता था, और बीटा प्लस डीके में न्यूट्रिनो निकलता था। इस चीज को बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, और इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। दूसरी चीज, द इमिटेड पार्टिकल्स शेयर द अवेलेबल डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इमिटेड इन बीटा डीके हैव अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जीज फ्रॉम जीरो टू अ लिमिट। इसके पूरे इतने लंबे चौड़े कहानी का मतलब यही है कि जो भी मास डिफेक्ट आता है ना डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस में, मतलब जो मेरा पेरेंट एटम डॉटर में टूटता है, तो इस डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस में जो भी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, जो क्यू मैंने आपको बताया था, अल्फा डीके के अंदर और बीटा डीके के अंदर क्यू एनर्जी का यूज किया जाता है, वो सब लोग शेयर कर रहे होते हैं अपने साथ साथ। ठीक है, तीसरी चीज, अच्छा, ये एक एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। इनकी प्रॉपर्टीज पर बहुत बार क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी, दोनों चार्जलेस हैं। मैंने आपको बताया था दोनों को क्यों लेके आया गया था। दोनों को एनर्जी का जो डिसबैलेंस हो रहा था उसको जस्टिफाई करने के लिए लेके आया गया था। जब साइंटिस्ट को दिखा कि रिएक्शन तो परफॉर्म हो गया है पर एनर्जी का डिसबैलेंस है, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, तो उस केस में न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को रिलीज कर दिया कि भैया ये कोई पार्टिकल्स हैं जो एनर्जी को बैलेंस कर रहे होंगे, हमें नहीं पता कैसे कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का कोई रोल नहीं होता है रिएक्शन में, ना मास होता है ना चार्ज होता है, दोनों चार्जलेस होते हैं, दोनों मासलेस होते हैं, ऑलमोस्ट जीरो रेस्ट मास होता है। अच्छा, इनका एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है जो कि प्लस माइनस हाफ होता है, एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस माइनस h/2 पाई, सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉन।
जैसा जैसा इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर्स होता था प्लस माइनस हाफ, वैसा वैसा इनका भी होता है, और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है प्लस माइनस h/2 पाई का। तो ये वाला पॉइंट याद रखेंगे कि इनके पास न मास होता है न चार्ज होता है, पर क्या होता है, एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है प्लस माइनस हाफ का, और एक स्पिन एंगुलर क्वांटम मोमेंटम होता है h प्लस माइनस h/2 पाई का। नेक्स्ट, these are suggested by Pauli to explain the problems of energy conservation, linear momentum conservation, spin conservation and spin angular momentum conservation in beta decay. इतनी सारी प्रॉब्लम्स, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, ट्रस्ट मी। तो 5 प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, 1 सॉल्यूशन, एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो। क्या क्या सॉल्यूशन, जिस जिस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है आपको, आपने रिएक्शन कंडक्ट करा लिया पॉली साहब ने, उनको जिस जिस चीज का जवाब नहीं मिल रहा था कि इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे दुनिया के सामने, सबका रीजन में डाल दिया एंटी न्यूट्रिनो एंड न्यूट्रिनो। क्या क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ये, एनर्जी कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, स्पिन कंजर्वेशन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जितनी प्रॉब्लम आ रही है सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो। तो 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। और फिर लास्ट पॉइंट क्या, इन बीटा डीके पेरेंट एंड डॉटर आर आइसोबार। तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई और जो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं वो आइसोबार बन रहे होते हैं। क्या बनते हैं, आइसोबार। आइसोबार अगर आप लोगों को याद हो, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आइसोबार क्या होता था, आइसोटोप्स क्या होता था, क्यों होता है आइसोबार, क्योंकि इसमें क्या निकल रहा होता है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है या पॉजिट्रॉन निकल रहा होता है। दोनों में चार्ज का अंतर होता है पर दोनों का रेस्ट मास 0 होता है। तो दो ऐसी चीजें जिनका मास सेम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। तो बीटा डीके में मास कभी चेंज नहीं हो रहा होता है, सिर्फ चार्ज पे सारा खेल हो रहा होता है, इसलिए इनके जो डॉटर और पेरेंट है वो दोनों एक दूसरे के आइसोबार होते हैं, क्योंकि दोनों का मास सेम होता है। क्यों मास सेम होता है, क्योंकि जो इमिशन हो रहा है वो मासलेस होता है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों मासलेस होते हैं, दोनों में सिर्फ चार्ज का अंतर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कौन से डीके में पेरेंट और डॉटर आइसोबार होते हैं। बीटा डीके के अंदर पेरेंट और डॉटर जो है वो मेरे आइसोबार होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ मैं मार्क भी कर देता हूँ इसको। चलिए, ये क्लियर है। 3-4 पॉइंट्स जो बीटा डीके के बारे में थे, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो से रिलेटेड, सब क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं इसमें। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो का काम क्या क्या है, जितने प्रॉब्लम दिख रहे होंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, सबका जवाब में लिख के आ जाना है एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो। चलो बढ़िया बढ़िया, क्लियर है सबको। चलो, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था एक छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है, पर सॉल्यूशन आप लोग मत देखिए, 2 मिनट लगाइए और इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए बी सी एंड डी एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल पी। एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ये थोरियम होता है, इसका मास नंबर और इसका एटॉमिक नंबर दोनों आपको दिया हुआ है। ये अल्फा डीके किया है, फिर बीटा माइनस डीके किया है, और फिर ये समथिंग डीके किया जो कि नहीं बताया गया है। आपको बताना है कि ये एक्स क्या है, एक्स में जो ए बी आया है, वाई में जो सी डी आया है वो क्या है, और ये जो फाइनल डीके हुआ था ये कौन सा डीके है। तो एक लाइन से इसको सॉल्व कीजिए। प्लस माइनस का खेल है, बस अल्फा डीके में से क्या निकलता है, बीटा डी माइनस डीके में से क्या निकलेगा, उस पर सारा खेल है। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए मुझे कि क्या होगा इसका आंसर। सोल्यूशन भी है, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ। 23 हो रहा है, 25 पे मैं सॉल्व कर दूंगा इसको। नीचे सोल्यूशन भी दिया हुआ है, उससे आपका आंसर मैच कर जाना चाहिए, तो उससे अपना आंसर मैच करा लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा।
चलिए आ गया सबका आंसर। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो मेरा रिएक्शन क्या है, थोरियम 2234 से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, 90 और 234 से एक अल्फा पार्टिकल निकला है। अब अल्फा इमिशंस में मैंने जानता हूं क्या होता था, He24 ये निकल रहा होता था, यानी कि मेरा जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो क्या होगा, समथिंग एक्स सपोज कर लो प्लस He24, ये रिएक्शन होने वाला है मेरा। अब अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, ये 90 होने वाला है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 90 माइनस 2 यानी कि 88, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 234 माइनस 4 यानी कि 230। तो ये मेरा हो गया पहला डॉटर न्यूक्लियाई। अब नेक्स्ट क्या है, देखो तो ए और बी की वैल्यू मुझे पता चल गई है क्या है। तो अब 230x88, इसमें से क्या निकालना है मुझे, एक बीटा माइनस इमिशन हो रहा है, माइनस बीटा इमिशंस। ठीक है, अब बीटा इमिशंस में क्या निकलता है हमको पता है, माइनस बीटा इमिशंस में इलेक्ट्रॉन जिसका एटॉमिक नंबर का चेंज 1 होता है और मास नंबर में कंट्रीब्यूशन 0 होता है, ये निकल रहा होता है मेरा। ठीक है, तो सपोज समथिंग एक्स ही लिया है या वाई लिया है, इसने वाई लिया है, चलिए तो ये मेरा वाई आ जाएगा यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन 10, ये निकला है। ठीक है, ये रिलीज हुआ है मेरा। अब जब ये रिलीज हुआ है तो क्या होगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होना चाहिए, सॉरी ये -1 होता है, माइनस, हाँ ठीक है, -1 होता है। अब समथिंग यहाँ पे आना चाहिए मेरे पास जिसको कि ऐड करने पर इसके साथ ये होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 89, वही था, चलिए 89 -1 करेंगे तो 88, और मास नंबर कंट्रीब्यूशन कितना है, मास नंबर कंट्रीब्यूशन मेरा 0 है, तो ये 230 एज इट इज रह जाएगा। अब लास्ट रिएक्शन देखो क्या है, लास्ट रिएक्शन में पूछा है कि कोई एक एमिशन हो रहा है जो हमें नहीं पता है और बन रहा है थोरियम 90 230, यानी कि y जो मेरा आया उससे क्या हो रहा है 89 और ये 230 है, यहां से कोई इमिशन परफॉर्म हुआ जिससे कि ये बन गया है थोरियम 90 230, 90 230, यस। अब मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा इमिशन होगा जिससे कि इसका जो मास नंबर है वो एक इंक्रीज कर जाएगा, ऑफ कोर्स बीटा माइनस इमिशन, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ अगर एक इलेक्ट्रॉन -10 निकलेगा तो 90 -1 कितना हो जाएगा 89, और ये 0 230 तो 230 ही रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकला होगा माइनस बीटा डीके, ये भी क्या रहा होगा माइनस बीटा डीके। तो ये था आपका सॉल्यूशन। तो ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको 3-4 स्टेप दिए रहेंगे, ए बी सी डी अननोन्स पूछा जाएगा, और ये एक मस्ट गो टू क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, हर 2-3 साल में इसकी रिपीटेशन होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, अल्फा डीके में क्या होता है, बीटा माइनस में क्या निकलता है, बीटा प्लस में क्या निकलता है, गामा में क्या निकलता है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है सब कोई को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्लियर है, कोई डाउट नहीं न्यूमेरिकल में। चलो अब आते हैं हमारे रियल टॉपिक पे, न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो देखो न्यूक्लियर रिएक्शन को कैसे लिखते हैं हम लोग, इट कैन बी रिटन एज एक्स ए बी वाई, दैट इज एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई प्लस बी, जो कि एक नॉर्मल रिएक्शन जैसे लिखा जाता है वैसे न्यूक्लियर रिएक्शन, इसमें कोई बिग डील नहीं है, जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं वैसे न्यूक्लियर रिएक्शन भी लिखा जाता है। कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ रिजल्ट्स, कुछ प्रोडक्ट होते हैं, कुछ उसके रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन होता है वैसा ही है ये। All nuclear reactions follow conservation of number of nucleons and charge conservation as well as energy plus mass conservation, linear and angular momentum conservation। ठीक है, तो जितना भी मास का चार्ज का कंजर्वेशन है सबको फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करेंगे,
जो यहाँ हमने जिस क्वेश्चन में जो किया था कि LHS और RHS में जो एटॉमिक नंबर है और जो मास नंबर है वो हमेशा सेम रहने चाहिए, इसका कंजर्वेशन, और जो मोमेंटम है वो सेम रहना चाहिए LHS और RHS में, यानी कि रिएक्शन और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमेशा सेम रहने चाहिए, यही कहना चाह रहा है। तो सारे कंजर्वेशन को हम लोग फॉलो करेंगे और इसी तरीके से रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे। अब देखो रिएक्शन का सबसे पहला ख्याल कहाँ से आया, तो रुदरफोर्ड और सॉडी जो थे उन्होंने अपना एक लॉ बनाया। लॉ में क्या कहा, एट एन इंस्टेंट रेट ऑफ डीके ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट इंस्टेंट। यानी कि जो रेट ऑफ डीके ऑफ न्यूक्लियाई है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट दैट इंस्टेंट। जितना एक्टिव न्यूक्लियाई उस एट एक इंस्टेंट पर प्रेजेंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डीके। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, इसकी डीप मीनिंग समझो। मान लो मेरे पास एक न्यूक्लियस है या फिर 1000 न्यूक्लियाई है मेरे पास। अब जितना ज्यादा न्यूक्लियाई होगा ना मेरे पास, रेट उतना ज्यादा होगा। अगर मेरे पास 10,000 न्यूक्लियाई हैं तो बहुत जल्दी जल्दी डीके कर रहे होंगे। जैसे जैसे डीके कर रहे होंगे वैसे वैसे न्यूक्लियाई घटते जाएंगे। तो ये एक ऑन लूप चल रहा है कि पहले मेरे पास न्यूक्लियाई ज्यादा थे, उनका डीके हो गया, बहुत स्पीड में हो गया। न्यूक्लियाई कम हो गए तो उनका डीके स्लोअर हो गया। अब उनका डीके स्लोअर हो गया तो और कम न्यूक्लियाई बचे, तो उसका डीके और स्लो हो गया। यानी कि यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ना, जो डीके होते हैं, न्यूक्लियर डीकेज ये इनफाइनाइट टाइम तक चलते हैं, इनका कभी भी कोई कंप्लीट टाइम नहीं होता है। जितना भी आज तक ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो कि कंप्लीटली डीके कर गया हो, सारे एलिमेंट्स इनफाइनाइट टाइम तक डीके कर रहे होते हैं। जो मैंने आपको लूप समझाया कि सबसे पहले क्या होता है, मेरे पास 1000 न्यूक्लियाई है मान लो, ठीक है। 1000 बहुत ज्यादा है, इनका फास्ट फास्ट डीके हो गया, इनका फास्ट डीके हो गया। अब बच गया मान लो मेरे पास 100। अब न्यूक्लियाई कम हो गए हैं तो इनका स्लो डीके हो रहा है। स्लो डीके हुआ तो कितने बच गए, 80 बच गए। मान लो बहुत सारे साल निकल के 80 बच गए। अब 80 तो और कम हो गए, अब और कम हो गए तो और स्लो इनका डीके होगा। तो अगर ये प्रोसेस मान लो ये 10 दिन में हुआ, ये स्लो वाला प्रोसेस 1 साल में हुआ, अब ये और 5 साल लग गया इसको 80 से 70 आने पे। अब 70 तो और स्लो हो गया है, और कम हो गया है 80 के कंपैरिजन में। तो ये और अगले 10 साल तक इसको डिके करेगा, तब जाकर के सपोज करो 65 पे पहुंचेगा। अब इसके बाद फिर से ये 50 साल लेगा और स्लो हो जाएगा प्रोसेस, 65 से फिर 50 आएगा। तो रेट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एट न्यूक्लियाई एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, आई होप मैंने आपको ये चीज एकदम क्लियर कट समझाई होगी। ये समझना बहुत जरूरी है, कई बच्चे इस चीज में कंफ्यूज कर जाते हैं कि रेट डिके डिपेंड कर रहा है जो खत्म हो गए हैं। नहीं, जो एक्टिव है उस पर रेट डिके कर रहा है, इसलिए वहां पे टर्म यूज किया जाता है एक्टिव न्यूक्लियाई। यहाँ मैंने मिस कर दिया है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। तो इस चीज में कभी कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है। रेट कभी भी जो चीज जा चुकी है उस पर नहीं डिपेंड कर रहा है। ये 1000 का जो 100 हो गया है ना, तो इसमें से जो 900 निकला है इस पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। ये जो 100 मेरे पास अभी करेंटली एक्टिव है इस पे रेट डिपेंड करेगा। तो कंज्यूम होगा, रेट डिक्रीज करेगा, और कम बचा है तो और धीरे कंज्यूम होगा, उससे और रेट डिक्रीज करेगा। तो ये ऑन लूप चलती है, इसलिए जो न्यूक्लियर डिकेज होते हैं वो इनफाइनाइट टाइम्स तक खिंचते रहते हैं। और दूसरी चीज, जो रेट ऑफ डिके होता है उसको हम dn अपॉन dt से डिनोट करते हैं विथ अ माइनस साइन। dn अपॉन dt क्यों, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज डिक्रीजिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो ये dn अपॉन dt हो गया। माइनस शो करते हैं क्योंकि डिक्रीज हो रहा है डिफरेंशिएशन के अंदर। dn बाई dt या कोई भी डिफरेंशिएशन dy बाई dx जब हम लोग कर रहे होते हैं तो प्लस साइन शो कर रहा है कि वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि dy बाई dx जो होता है वो रेट को शो करता है। रेट इंक्रीज भी कर सकता है, रेट डिक्रीज भी कर सकता है। ये डिक्रीजिंग रेट है तो इसलिए एक माइनस साइन शो करते हैं। अगर कोई चीज इंक्रीज कर रही है तो प्लस साइन के साथ शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन सिग्निफाई कर रहा है कि जब मेरे पास जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है वो लगातार कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए माइनस dn बाई dt हमारा रेट को शो कर रहा होता है। चलो तो आगे, एन क्या है, एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम टी।
माइनस डी एन बाई डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एन के, जो भी नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है उसके प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमने लगाया यहाँ पे लैम्डा एन। हाँ, लैम्डा एन लगाया, ठीक है। अभी समझते जाओ, मैं बाद में अभी जस्ट इसको समझाने के बाद एक बार पूरा प्रॉपर इंटीग्रेशन करके आपको दिखा दूंगा, 2 बार में समझ में आ जाएगा होपफुली। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, बीच में इंटीग्रेशन का एक टफ पार्ट है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ के आने के लिए। छोटा सा इंटीग्रेशन बस लॉग एन का काम है। तो जो लैम्डा है ना, वो दिखा रहा है डीके कांस्टेंट को। डीके कांस्टेंट क्यों? क्योंकि लैम्डा यहाँ पे एज अ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने लैम्डा का यूज किया। लैम्डा वहां पे डीके कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो ये याद रखना है कि लैम्डा मेरा क्या है, लैम्डा मेरा डीके कांस्टेंट है, विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। ये हमेशा नेचर ऑफ सब्सटेंस से डिपेंड करता है, किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। तो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से कि लैम्डा क्या है, डीके कांस्टेंट है, और लैम्डा किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस से डिपेंड करेगा और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। अब जो मेरा इक्वेशन 1 है यहाँ पे, कैन बी रिटन एज डी एन बाई एन इक्वल टू माइनस लैम्डा डी टी। इस माइनस साइन को इधर भेजा, डी को उधर भेजा और एन को इधर लेके आया। इसका पर्पस क्या था? इंटीग्रेशन में हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हमेशा सेम तरह की चीजों के साथ हो सकता है। अगर मुझे टी को इंटीग्रेट करना है, सॉरी, अगर मुझे dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो मुझे कोई t का टर्म रखना पड़ेगा, जैसे टी स्क्वायर, टी क्यूब, log t, ये सब, या साइन टी। तो इसी चीज के लिए यहाँ पे n के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो n को लेके आना पड़ेगा। तो n को इधर लेकर के आए, dt को उधर भेज दिया और माइनस साइन को उधर फेंक दिया। अब ये dn बाई एन इक्वल टू माइनस लैम्डा dt हो गया। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे। dn बाई एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/n को। 1/n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log n या ln n होता है। जो हमारा बेस होता है वो e होता है। तो log e n कहिए इसको, log n टू द बेस e, या फिर ln n कहिए, ln n। जो log टू द बेस e होता है, इसको हम लोग ln से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके फोन में या कभी कैलकुलेटर में कभी देखा होगा, तो 2 तरह के सिंबल बने होते हैं, एक log का सिंबल होता है, एक ln का सिंबल होता है। तो एक जो नॉर्मल लॉग है वो बेस 10 को डिनोट करता है, और जो ln लॉग है वो बेस e को डिपेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x जो होता है वो होता है ln x, या फिर log टू द बेस e x, log ऑफ x टू द बेस e। अगर RHS के साइड देखे तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस लैम्डा तो बाहर निकल गया, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, और साथ में कांस्टेंट आ गया c। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब इसमें एक एजम्पशन लगाएंगे कि सपोज करो जब हम इनिशियली स्टार्ट किए थे ना, t इज इक्वल टू 0 पे जब हमने स्टार्ट किया था, तो एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर मान लेते हैं n नॉट रहा होगा, जो मैंने 1000 लिया था एग्जाम्पल में। तो समझ लो कि जब डीके स्टार्ट हुआ है, जस्ट अभी स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हुआ भी नहीं है इनफैक्ट, तो मेरे पास n नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है इनिशियली एक्टिव, ठीक है। तो अब इस t इज इक्वल टू 0 को यहाँ पे पुट करेंगे, t का वैल्यू 0 और n का वैल्यू n नॉट। यहाँ से एक इक्वेशन लेकर के आएंगे, ln n नॉट इज इक्वल टू c। क्यों? क्योंकि यहाँ से t वाला फैक्टर तो गायब हो गया t को 0 पुट करने से, ठीक है। यहाँ से हमें ln n नॉट की वैल्यू मिल गई, इसको आगे यूज करेंगे। अब देखो इक्वेशन 2 क्या बन गया है मेरा, किसी t टाइम पर ln n माइनस लैम्डा t प्लस c को, c जो मेरा एक कांस्टेंट था उसको मैंने ln n नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है। मैं यहाँ पे log टू द बेस e को हर बार ln कह रहा हूँ, साइंटिफिक टर्म्स में, मैथमेटिकल टर्म्स में हमेशा इसको ln कहते हैं। तो आप लोग भी ln से ही याद कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ln हो गया, मेरी c की वैल्यू को मैंने ln n कर दिया, ln n नॉट इनफैक्ट, सॉरी, ln n नॉट कर दिया। क्यों किया है? मुझे वेरिएबल हटाना था यहाँ से, c एक वेरिएबल था, मेरे इक्वेशन में सूट नहीं कर रहा था, एक आउटसाइड वेरिएबल था, तो मैंने उसको हटा दिया। अब क्या किया मैंने, लॉग वाले टर्म्स को एक साथ लेकर के आया, ln n माइनस ln n नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है ये, कि लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b जो होता है वो होता है लॉग ऑफ a बाई b, ठीक है। तो log ऑफ n माइनस लॉग ऑफ n नॉट क्या हो जाएगा, n बाई n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। इस वाले चीज को उधर भेजा तो क्या हो गया, n बाई एन नॉट इक्वल टू ई के पावर माइनस लैम्डा टी। इक्वेशन 3, और यहाँ से n इज इक्वल टू n नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा टी।
ये आ गया। इक्वेशन 3 क्या दे रहा है हमको, गिव्स नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन अ सैंपल एट अ डिजायर इंस्टेंट टी। अब इस फॉर्मूले से मैं किसी भी इंस्टेंट पर बता सकता हूं कि मेरे पास एक्टिव न्यूक्लियाई कितने हैं। कैसे, जब मैं रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं नोट कर लूंगा कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं स्टार्टिंग में। सपोज करो मेरे पास स्टार्टिंग में मैंने देखा कि एन नॉट की वैल्यू मेरे पास 1000 पड़ी हुई है, ठीक है। अब लैम्डा मुझे पता होता है क्योंकि ये एक डीके कांस्टेंट है, मैं इसको साइंटिफिकली निकाल लूंगा। अब मुझे बताना है कि 10 सेकंड के बाद क्या होगा, तो मैं इस फॉर्मूला में पुट कर दूंगा 1000 इंटू ई के पावर माइनस, सपोज लैम्डा की वैल्यू मैंने 1 निकाली, 1 इंटू 10 सेकंड के बाद मुझे बताना है टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स इंटू 10, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 1000 इंटू ई के पावर -10। इतना मेरे पास नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बचा हुआ होगा उस सैंपल में 10 सेकेंड बीत जाने के बाद, ठीक है। तो इसी तरीके से ये काम करता है। और इसी फॉर्मूला पे जब आप टी को इन्फिनिटी रखोगे ना, तो देखो क्या मैजिक होगा। टी को इन्फिनिटी रखोगे यहाँ पे, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा वो, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, 1/e⁻∞, यानी कि 1/0, सॉरी e⁻∞, 1/∞, हाँ, ये हो जाएगा 0, और n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। n की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो जाएगा कि मेरे पास इनफाइनाइट टाइम बीत जाने के बाद ही एक्टिव न्यूक्लियाई का जो नंबर है ना, वो 0 बचेगा, ठीक है। मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं, घबराना नहीं है, मैं दोबारा से सब चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि रुदरफोर्ड साहब ने हमें बताया कि जो मेरा रेट है ना, रुदरफोर्ड साहब ने हमें बताया कि जो हमारा रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई के। तो पहला चीज मेरे पास रहा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ये हमें पता चला किस चीज से, रुदरफोर्ड ने बताया। अब रेट को कैसे डिपेक्ट करते हैं, dn/dt। n मेरा नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है, माइनस लगाएंगे क्योंकि मुझे पता है कि जैसे जैसे डिके होगा मेरा न्यूक्लियाई का नंबर घटने वाला है, तो मैंने एक माइनस साइन लगा दिया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो गया, ये रुदरफोर्ड साहब के स्टेटमेंट का मैथमेटिकल टर्म हो गया। इसको मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट किया और लिखा -dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n। लैम्डा को मैंने क्या कहा, लैम्डा को मैंने कहा डीके कांस्टेंट। अब यहां से सारा खेल शुरू होगा। अब मुझे इंटीग्रेशन लगाना है यहाँ पर, क्योंकि मुझे इस डी को हटा करके सारी चीजों को एन के टर्म्स में लेकर के आना है, तो मुझे लगाना है इंटीग्रेशन। चलिए, अब मैं इंटीग्रेशन कैसे लगाऊंगा, मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा इस वाले पार्ट को इधर लेकर के आऊंगा डिनोमिनेटर में, और इसको उस साइड न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, ताकि एन एन वाले टर्म एक साथ आ जाए, उनको इंटीग्रेट कर सके हम। यहां से आ गया -dn/n इज इक्वल टू लैम्डा dt। दोनों साइड हमने लगाया इंटीग्रेशन, ये माइनस कांस्टेंट था बाहर निकल गया, dn/n यानी कि 1/n का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, ln n होता है। तो ये हो गया ln n इज इक्वल टू, जो मेरा लैम्डा था ये बाहर आ गया, और जो dt था उसका इंटीग्रेशन हो गया t, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया c मेरे पास। माइनस को मैंने उधर फेंक दिया, ln n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस सी, ठीक है। ये जो कांस्टेंट था उसमें माइनस लगाओ या प्लस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस को कभी भी आप चेंज कर सकते हो। ये आ गया मेरे पास एक इक्वेशन। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा मैनिपुलेशन लगाया। मैनिपुलेशन क्या लगाया कि सपोज करते हैं जब t इज इक्वल टू 0 रहा होगा टाइम, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ना, एक्टिव न्यूक्लियाई इनिशियली, वो n नॉट रहे होंगे। इस चीज को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, उससे क्या हुआ, यहाँ पे आ गया ln n नॉट, n की जगह n नॉट डाला, लैम्डा t के कारण ये पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस c बच गया, तो मेरे पास आ गई c की वैल्यू क्या, ln n नॉट। अब इस c की वैल्यू को मैंने वापस से इस इक्वेशन में पुट किया और एक नया इक्वेशन जनरेट किया, क्या, ln
माइनस लैम्डा टी प्लस ln n0। ये इक्वेशन आने के बाद अब बस मुझे ln वाली चीजों को हटाना है, ताकि मेरा n और n0 और लैम्डा और t के टर्म में जो मेरा फॉर्मूला है वो आ सके। आप चाहे तो आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस दिक्कत ये होगा कि बार बार ln में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने हटाना है, ln को मैं इस साइड लेकर के आऊंगा LHS में। यहां से क्या हो जाएगा, ये ln n माइनस ln n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होती है, लॉग ए बाई बी। तो ये हो जाएगी ln n बाई n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ln का बेस e है, log टू द बेस e, इसको उधर फेंकूंगा मैं RHS के साइड, तो क्या जाएगा, पावर में चला जाएगा। तो ये हो गया n बाई n0 इज इक्वल टू e के पावर माइनस लैम्डा टी। n0 को भी उधर भेजा तो n इज इक्वल टू आ गया n0 इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा टी। ये हो गया मेरा फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन से मुझे पता क्या चलता है कि टी टाइम पर मेरा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना होगा, कौन सा, एक्टिव न्यूक्लियाई। एक्टिव न्यूक्लियाई मेरा किसी भी टी टाइम पर क्या होगा वो मैं पता कर सकता हूं। एन नॉट की वैल्यू मुझे पता होती है, लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट है, एक्सपेरिमेंटली मैं पता कर सकता हूं कि किस सब्सटेंस के लिए कितनी है। बस मुझे डालना है 10 सेकंड के बाद कितनी होगी, 20 सेकंड के बाद कितनी होगी, 50 सेकंड के बाद कितनी होगी, 2 साल बाद कितनी होगी। टी की वैल्यू को चेंज करते रहूंगा और पता चल जाएगा कि कितना मेरा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचा हुआ है अभी भी उस एलिमेंट में। ठीक है, अब इन सब चीजों के बाद एक लास्ट चीज क्या बचती है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो कोई भी रैंडम डीके होता है ना, इसका टाइम जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो वही सेम फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू एन नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा टी। इसमें डालो t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालोगे तो क्या आएगा, e के पावर माइनस लैम्डा इंटू इन्फिनिटी, यानी कि e के पावर माइनस इन्फिनिटी। इसको चेंज करेंगे तो ये बनेगा 1/e के पावर इन्फिनिटी। 1/e के पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। जब 1/इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n0 इंटू ई के पावर जीरो, यानी कि सॉरी, इसकी पूरी वैल्यू मेरे पास जीरो हो गई, यानी कि n0 इंटू जीरो, यहां से n की वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो देख सकते हैं आप कि इन्फिनिटी टाइम के बाद ही जाकर के मेरी जो n की वैल्यू है वो जीरो होगी, यानी कि किसी भी डीके को परफॉर्म होने में इन्फिनिटी टाइम लग रहा होता है मेरे पास। ठीक है, आई होप ये चीजें सबको क्लियर हो, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। किसी को कोई डाउट है तो अभी बताओ, पूरे डीके के प्रोसीजर में कहीं भी कोई डाउट, कैसे प्रोसीड कर रहा है डीके, कैसे क्या चीजें हो रही हैं। पूरा अच्छे से रिएक्शन क्लियर है, ठीक है। दीपिका, मालिनी, आपको भी क्लियर है बेटा। चलिए बढ़िया है, क्लियर है तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास आप लोग रिवाइज कीजिए, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको दोबारा से एक बार पढ़िए। जो स्पेशल मैंने डेरिवेशन कराया है लास्ट में उसको एक बार खुद से जाकर घर पे ट्राई कीजिए। आपके बोर्ड्स के एग्जाम में जो एरिया बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि डेरिवेशन पक्का पक्का पूछेगा, और इस पे एक क्वेश्चन भी रहेगा जो बोर्ड का स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि 3-4 नंबर में डेरिवेशन पूछेगा और 2 नंबर में उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ देगा। तो ये वाला डेरिवेशन को पक्का से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेरे खुद के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, आई स्टिल रिमेम्बर। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में एक ये क्वेश्चन था, 4+2 के स्कीम में आया था। 4 नंबर में इसका डेरिवेशन था, और 2 नंबर के मार्क्स में कुछ कुछ रैंडम वैल्यूज दी हुई थी, बताना था कि नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई कितना है। तो वो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लेना बेटा। कल की क्लास में हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे, हाफ लाइफ निकालेंगे। हाफ लाइफ क्या होता है कि कितने टाइम के बाद मेरा जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो हाफ हो जाएगा। अगर मैंने 1000 न्यूक्लियाई से शुरू किया था तो 500 न्यूक्लियाई बच जाएगा कितने टाइम के बाद। तो n नॉट न्यूक्लियाई से अगर शुरू किया था तो n नॉट बाई 2 बच जाएगा कितने टाइम के बाद, तो वो होती है हाफ लाइफ।
तो हाफ लाइफ निकालेंगे, फिर एवरेज लाइफ निकालेंगे, और कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, और आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को? क्लियर है सब कुछ?